हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आ जाइए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है आपकी। ओके, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे देख लीजिए। आज की हमारी क्लास का नाम पहले से आपको पता था कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में पशुपालन और भारत में कृषि व्यवस्था से रिलेटेड किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यहां पर कृषि और पशुपालन जैसे दो बड़े सब्जेक्ट, यहां पर हमने आर्थिक भूगोल को यहां कवर करना चाहा है। तो यहां बहुत सारे टॉपिक से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जैसे कृषि की विभिन्न क्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना, और फसलों के जो वैज्ञानिक नाम है, उनके कुल है, महत्वपूर्ण फसलों की प्रजातियां हैं, वो आप जरूर पढ़ लेना। और जो पशुपालन में भी आपकी जो प्रजातियां हैं, बकरी की प्रजातियां हैं, और जैसे थारपारकर नस्ल हुई तो वो गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, साहिवाल, गिरसिंध, ये नस्लें आप पशुपालन को भी डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए उसे कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं क्लास को अगले पायदान पर। तो ये 3 क्लासें कंटिन्यू चल रही है। 6 बजे से वाली क्लास स्टार्ट हो गई है। 7 बजे वाली क्लास में अभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं, और 9 बजे वाली जो क्लास है उसमें आप अभी राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। आपका एमपी पूरा हो चुका है, फिर आप अधिनियम और पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एफएलटी चल रही है या टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा इससे। क्योंकि इसमें आपको 100 सब्जेक्टिव टेस्ट और टोटल 125, मतलब कुल आपको 25 एफएलटी भी इसमें मिलने वाले हैं। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही कम रेट में, मात्र 599 में मिल रहे हैं। कोर्स यदि प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो 1999 अवेलेबल हैं। बात करेंगे आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने शो हो चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो देखिए, भारत में 3 प्रकार की ऋतुओं में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारत में 3 प्रकार की ऋतुओं में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जो फसलें गर्मियों के समय में बोई जाती हैं, कब? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, उन्हें या तो गर्मा की फसल बोलते हैं या फिर उनको बोलते हैं जायद की फसल। क्या बोलते हैं? जायद की फसल। तो जायद की फसल में चूंकि गर्मी का समय रहता है, शुष्क मौसम रहता है, तो उस समय जो फसल बोई जाती है वो पूर्णतः किस पे आधारित रहती है? वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो वो किस पे डिपेंड रहती है? वो पूर्णतः डिपेंड रहती है आपकी सिंचाई पर, अर्थात सिंचाई जितनी ज्यादा आप कर पाओगे उतनी ही अच्छी फसल होगी। इस वर्ग में आपकी ककड़ी, कद्दू, लौकी वगैरह मुख्यतः जो रहती हैं फसलें, वो रहती है सब्जी कुल की। लेकिन सब्जियों के साथ मूंग और उड़द की फसल भी आप लगा सकते हैं यदि आपके पास सिंचाई के साधन अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त सिंचाई है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि चावल जो होता है, तो ये चावल और मिलेट जो है, मोटा अनाज, ये दोनों कब होते हैं? तो खरीफ ऋतु में होते हैं, ये भी याद रखना। मक्का और मूंगफली भी खरीफ ऋतु में होते हैं। अरहर ये आपका कब होता है? अरहर और चना आपका, अरहर में से जो चना है वो कब का है? रबी का है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो आंसर तो आपका, हाँ जी, ओके, बी नंबर दिया था आपने। चलिए, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है कितनी होना चाहिए। तो चूंकि ये तो आपको पता है कि जो चावल की कृषि होती है वो कैसी होती है। तो जो चावल की कृषि है वो वर्षा पे मुख्यतः निर्भर होती है। काहे पे निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है, क्योंकि ये खरीफ ऋतु की फसल है। चावल अर्थात धान जो है खरीफ ऋतु की फसल है, और भारत में जो कुल अनाज खाया जाता है उसमें सर्वाधिक क्या खाया जाता है? उसमें सर्वाधिक चावल खाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, ये कैसा है? ये जो सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ये सॉरी, ये वर्षा वाले क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो जो वर्षा की यदि बात की जाए तो वर्षा आपकी कहां पे होती है? सबसे ज्यादा वर्षा की बात की जाए तो आपके हिमालय क्षेत्र में, हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में। और दूसरे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वह आपकी कहां पे? मेघालय की गारो खासी पहाड़ियों में। और यहां पर 400 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो वो होती है आपके कहां पर?
पश्चिमी घाट पर्वत से टकराने के कारण आपके केरल में। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि चावल की खेती आपको यहां दिख रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तटवर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा फसल होती है चावल की। और यहां पर जो उगाई जाती है फसल वो नदियों से सिंचाई के द्वारा या पानी की व्यवस्था या मौसम के ऊपर डिपेंड होकर के उगाई जाती है। तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां पे वर्षा होगी और लाल पीली मिट्टी होगी तो वहां पर आप चावल की कृषि कर सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। बाकी के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बफरिंग, क्लास बफरिंग नहीं हो रही है, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी, आप अपने मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो नेट का कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं चल रहे हैं। ओके, चलिए बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए उर्वरक की तरह कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चावल की खेती है वो कैसे लगाई जाती है, पूर्णतः जलमग्न क्षेत्रों में ही लगाई जाती है। शुष्क चावल की खेती होती है पर उससे उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो देखिए महिलाएं किस प्रकार से ये चावल की कृषि, चावल को रोप रही हैं। रोपड़ कृषि सबसे बेस्ट मानी जाती है चावल में, धान में रोपड़ कृषि सबसे बेस्ट होती है। और यहां पे क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक जीव चावल की खेती के लिए एक उर्वरक की तरह कार्य करता है। तो देखिए हम बात करें इसकी कि कौन सा है, तो राइजोबियम जो जीवाणु है वो किसमें होता है, धान किस्म में नहीं होता है, वो आपकी दालों में होता है राइजोबियम नामक जीवाणु, राइट। ये वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करवाता है। लेकिन इनमें जो होता है जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है तो वो होता है आपका नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा आंसर आपका, नील हरित शैवाल, क्योंकि इसमें एजोस्पिरिलियम एक और जीवाणु होता है एजोस्पिरिलियम, एक होता है एजोला, और ये आपका नील हरित शैवाल या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या होते हैं, तो ये सब चावल की कृषि में या धान की कृषि में जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। कैसे उर्वरक की तरह, जैव उर्वरक की तरह ये कार्य करते हैं। तो ए इज राइट आंसर, ए इज आपका राइट आंसर। वेरी गुड, आप लोगों ने लगाया ए इज राइट, वेरी गुड। जिसने भी ए दिया था उनका राइट हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न की, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं। तो देखिए खरीफ और रबी कैसी फसल होती है कि इनको बोते समय कम तापमान होना चाहिए और काटते समय अधिक तापमान, अर्थात जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काटी जाती हैं, वो कैसी होती हैं, रबी होती हैं। और जो वर्षा के ऊपर डिपेंड करके बोई जाती हैं वो होती हैं खरीफ। तो वर्षा के ऊपर कौन बोई जाती है, वर्षा ऋतु या खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं, तो आपकी सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती हैं, वो खरीफ की। और इन दोनों फसलों के बीच में गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में जो बोते हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। देखिए कपास को हम कब बोते हैं, बिल्कुल वर्षा ऋतु में बोते हैं। मूंगफली को हम कब बोते हैं, बिल्कुल वर्षा ऋतु में बोते हैं। मक्का के भुट्टे कब खाते हैं, तो वर्षा ऋतु में खाते हैं। लेकिन जो सरसों की बुवाई हुई है वो जस्ट अभी बुवाई हुई है, अर्थात अक्टूबर के समय में नवंबर तक सरसों और गेहूं, चना, मटर ये सारी चीजें कब बोई जाती हैं, तो ये रबी की फसलें हैं, अभी ठंडियों के समय बोई जाती हैं और गर्मियां आते आते इनको काट लिया जाता है। तो आंसर होगा आपका डी नंबर। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए, आंसर देते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याण सोना, कौन सी, कल्याण सोना एक किस्म है किसकी, चावल की, मक्का की, गेहूं की, ज्वार की। तो देखिए जो ये किस्में हैं तो ये आपको क्या, दो चार मोटे अनाजों की, दो चार गेहूं वगैरह की किस्में, दो चार आपको सरसों वगैरह की किस्में, ये महत्वपूर्ण किस्में भी एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप किस्मों से पूछा जा सकता है या उनके वैज्ञानिक नाम से पूछा जा सकता है, उनके कुल से पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण याद रखना है ना, ज्यादा डीपली में इनको मत पढ़ना, क्योंकि डीपली में यहां से क्वेश्चन नहीं आता, वो पीएटी वगैरह में पूछते हैं फिर। ठीक है, तो यहां पर जो चावल है, चावल की किस्में आपको कौन से चावल खाते हैं, तो देखिए बासमती खाते हैं, बासमती 347, बासमती 104 खाते हैं, पद्मा खाते हैं, जया खाते हैं, रत्ना खाते हैं। इसमें से लेकिन जो रत्ना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कौन सी वो प्रजाति है धान की जिसमें खैरा रोग नहीं लगता, तो जस्ता की कमी से खैरा रोग लगता है धान में, और रत्ना एक ऐसी किस्म है जिसमें जस्ता की कमी होने के बावजूद भी खैरा रोग नहीं लगता है। फिर बात करेंगे मक्का की, तो मक्के की भी एक दो आप जातियां याद रख लें। लेकिन जो ये सोना है, कल्याण सोना, तो ये किसकी जाति है, तो ये गेहूं की है। गेहूं की और आपकी कौन सी हो जाएंगी, तो गेहूं की सोना है, सोनालिका है, लोकवन है,
या लोकवन के साथ में फिर GW 322 है, GW है, सोनालिका है, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का गेहूं होता है वो है आपका सरबती। कौन सा गेहूं? सरबती। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि निम्न में से गेहूं की रोटी खाने के लिए सबसे बेस्ट कौन है, तो सरबती गेहूं सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपकी कल्याण सोना 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 जहां आए तो आप गेहूं लगा देना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां होता है? क्वेश्चन बहुत शानदार है, पर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी सिसोदिया जी, सरबती इज वेस्ट। यहां पे आपने आंसर क्या दिया? यूपी। वेरी गुड। तो यहां पे याद रखिए, पहले के समय में क्या होता था, यूपी क्या था, टॉप नंबर पे था। अभी भी यूपी टॉप नंबर पे है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का कोई नंबर नहीं लगता था। लेकिन मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य हो चुका है, जिसने पंजाब को पीछे कर दिया है। परंतु बात की जाए यदि प्रति हेक्टेयर का मतलब कम क्षेत्रफल में या एक निश्चित क्षेत्रफल में, और ज्यादा उत्पादकता कहां है, तो फिर आपकी पंजाब में है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए कि गेहूं का उत्पादन कहां होता है सर्वाधिक, तो वो आपका कहां पर है? उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो भारत है ये सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। चीन के बाद सेकंड नंबर गेहूं का उत्पादन करता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं को बोने वाला यही है, और दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन करता है। खेती सबसे ज्यादा, कृषि प्रधान देश आपका कौन सा? इंडिया है। यहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन तो होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में आज भी आपका पंजाब टॉप है। तो आपसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब, अन्यथा आप लगाएंगे यूपी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जी हाँ जी, हेक्टेयर में आपका पंजाब ही होगा। ओके, बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, चना, मक्का, ज्वार। देखिए कल की क्लास में एक मुझे नाम क्लियर याद नहीं है, पर किसी ने कमेंट किया था कि सर जो 7वां क्वेश्चन था उसका आंसर थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो देखिए उसमें क्या था, लघु सिंचाई परियोजनाओं से मैंने आपको क्या बताया था, 68% सिंचाई होती है, नदी, कुआं, तालाब, छोटी मोटी नहरें, ठीक है। और जो बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं प्लस मध्यम सिंचाई परियोजना है, इन दोनों से मिलाकर 32% सिंचाई होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिंचाई किससे मानी जाएगी? लघु से, इसलिए आंसर उसका सही था। आप जिसने भी कमेंट किया था तो वो ध्यान से चेक कर लेना, ये आंसर बिल्कुल राइट था, ठीक है। आंसर यही था, ठीक है, उसमें आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो धान, देखिए जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की है, धान। चना अभी बोया गया है, जस्ट चना बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है, साथ में सोयाबीन वगैरह सरसों वगैरह बोया जाता है। लेकिन मक्का, ज्वार, धान, ये सारी की सारी कैसी हैं? तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं। लेकिन इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? ये जो चना हो जाएगा, तो चना क्या है? आपका रबी की फसल है, याद रखना। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 62 बताया था, बारिश ठीक हो तो गेहूं और कम हो तो चना बोते। हाँ जी है ना, थोड़ा सा क्या है, पानी की कमी शुष्क खेती के लिए चना बो दिया जाता है, क्योंकि सिंचाई कम करनी पड़ती है। देखिए निम्न में से कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृषि क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है? श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? दूध उत्पादन को, क्योंकि जब 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसके बाद से जब श्वेत क्रांति आई तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से श्वेत क्रांति चलाई गई थी, और भारत में दूध का इतना उत्पादन बढ़ा कि सबसे टॉप नंबर पे पहुंच गया। फिर हरित क्रांति जब चलाई गई, तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? 67-68 में जब हरित क्रांति चलाई गई डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, तो उसका उद्देश्य था गेहूं इत्यादि को क्या लाना? टॉप नंबर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होना। तो ये भी आपका मिला हुआ है। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति उद्यान वगैरह, फलोद उद्यान वगैरह, उद्यान लगाना, फल उत्पादन बढ़ाना, तो उससे भी रिलेटेड है, बिल्कुल राइट। लेकिन जो आपकी नीली क्रांति है ये मुर्गी पालन से रिलेटेड नहीं है। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है, मत्स्य उत्पादन, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है ये आपका मेल नहीं खा रहा, इसलिए आंसर आपका डी होगा। आंसर क्या होगा? आपका डी होगा, याद रखना। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 9वां प्रश्न है, आ चुका आपके सामने।
हाँ जी, देखिए जो फसलें हैं वैसे तो सभी लोग जो है सबको अवेलेबल है, क्योंकि जहां 52% क्षेत्रफल पर कृषि की जा रही है तो वहां आप जाके देख सकते हैं। जो चीज प्रैक्टिकल माइंड में आपके रहेगी वो ऐसे ट्रिक वगैरह से नहीं, ट्रिक तो हमें उसलिए बनाना है, जब बनाना है ट्रिक जब कोई बर्ड वगैरह की बात की जाए, जब हमें उनके नाम याद नहीं होते हैं तो हिंट वगैरह के लिए सिर्फ ट्रिक काम करता है। याद रखना, हर चीज में ट्रिक लगाओगे, इनकी ट्रिक बना दूंगा, इतनी सारी ट्रिक दे दूंगा कि बहुत सारी, पर कोई मतलब उसका औचित्य होना चाहिए। जब हम उसे आसानी से सीख सकते हैं तो हम क्यों फालतू ट्रिक आपके माइंड में रखें। ठीक है, तो देखिए निम्न फसलों में से किस हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ है। जब हरित क्रांति लाई गई तो सबसे ज्यादा लाभ तो किसे हुआ था? सबसे ज्यादा लाभ तो हुआ था गेहूं को। किसे हुआ था? गेहूं को। सेकंड नंबर पर लाभ हुआ था चावलों को। और जो हरित क्रांति लाई गई तो उससे क्या हुआ था कि उत्पादन बहुत बढ़ गया था। एक साथ उत्पादन इतना बढ़ गया, उत्पादन की मतलब 3 गुना हो गया था। जहां पे मतलब 1 क्विंटल गेहूं हो रहा था वहां 3 क्विंटल गेहूं होने लगा था। इस टाइप से भारत धीरे धीरे करके तिगुना हुआ, तिगुना से 4 गुना, 5 गुना, और आज ऐसा है कि खुद इतना उत्पादन कर लेता है अनाज की, इतनी 1 अरब 21 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ से भी ज्यादा जनता का पेट भी भरता है, प्लस आवश्यकता पड़ने पर विदेशों को निर्यात भी कर देता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं पे पड़ा था। और 1984 में द्वितीय हरित क्रांति भी लाई गई थी। ठीक है, जिसके उद्देश्य जो था वो गेहूं के लिए नहीं था, सभी क्रांतियों को एक साथ मिलाने का उद्देश्य था। तो वो भी याद रखना, द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी। राइट, हाँ जी, जल्दी से आंसर लगाइए। आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, चिंता मत करो, जल्दी से आंसर लगाइए। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाएगी। तो जो सदाबहार क्रांति है ना, ये किसका नाम है? जो 1984 में या 1983 से 1984 जो दशक में चलाई गई थी, तो वो क्या था? उसी क्रांति को द्वितीयक हरित क्रांति या फिर उसे क्या बोला गया? तो उसे सदाबहार क्रांति भी बोला गया। और ये किसकी अध्यक्षता में चलाई गई थी? विश्व की बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और ये थे आपके अमेरिका के। लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये चलाई गई थी द्वितीय हरित क्रांति और प्रथम हरित क्रांति। तो आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा? तो आंसर जब आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर होगा आपका एमएस स्वामीनाथन, अर्थात बी नंबर आपका राइट आंसर। चलिए बी, डी नहीं देना है आप लोगों को, है ना? बी, वेरी गुड वेरी गुड, स्वामीनाथन, वेरी गुड। बात करेंगे, और कृषि के क्षेत्र में एक पुरस्कार भी दिया जाता है एमएस स्वामीनाथन के नाम से। राइट, एमएस स्वामीनाथन के नाम से कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखना। चलिए, एगमार्क क्या है? अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, या अंडों की एक विनियमित मंडी, या गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर। जल्दी से आंसर लगाइए, इसका कमेंट में देख लेंगे तभी बात करेंगे इसके ऊपर। जल्दी से आंसर लगाइए। हाँ जी, आंसर 11वें नंबर का दीजिए जल्दी से। देखिए, बात करें, एक अधिनियम आया था कब? 1973 में, अंग्रेजों के समय। किस लिए लाया गया था? एक जो मार्केटिंग और ग्रेडिंग है, मतलब साफ सफाई और अच्छा जो फूड है, ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के तहत कोई भी खाद्य पदार्थ कोई कंपनी बनाती है तो उसकी गुणवत्ता की जांच परख मानकों के ऊपर करके और ही तभी आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में ले जा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बेच सकते। तो जब तक भारत सरकार की मोहर नहीं लग जाती, अर्थात एगमार्क नहीं लग जाता है कि आपका ये माल जो आप बना रहे हैं ये अच्छा है, ठीक है, जैसे मैगी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, अन्य टाइप से जो गलत यूज हो रहा है उस पर क्या लगाते हैं? रोक लगा देते हैं। जो मानक स्तरों पर सही आता है, गारंटेड देता है, तो वो आपका क्या है? एक एगमार्क क्या है? तो गुणवत्ता और गारंटी की मोहर है, जो सरकार, कौन सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं लगाती है, याद रखना, केंद्र सरकार। क्वेश्चन आ सकता है कि एगमार्क कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार। कब, किस अधिनियम के तहत? 1937 के ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम। कब? पराधीन भारत में आया था यह अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा। इंपोर्टेंट काम भी किए हैं कुछ तो अंग्रेजों ने। हाँ जी, वेरी गुड जी। लेक्चर की बात की जाए तो लेक्चर आपका आज 24वां लेक्चर है, जिसमें हमने 15 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर किया है और टारगेट के तौर पे 15 लेक्चर में आपके
इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। केवल रिवीजन चल रहा है, आपको पहले से क्लास बता देते हैं ताकि आप रिवीजन करके आए, पढ़ के आए, टॉपिक को अच्छे से तैयार करके आए और यहां पर आपका बेहतरीन तरीके का रिवीजन होगा कि एमपीपीएससी में क्वेश्चन किस टाइप का पूछने वाले हैं। कभी कभी मैं कूट में क्वेश्चन लेके आता हूं तो चिंता मत करो, कूट में क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी में एक दो आ भी सकते हो, नहीं भी आए तो कूट से क्या हो जाता है कि आपके एक क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए लाता हूं, जल्दी से बताइए, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहां पे? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत कौन? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत ये बोला जाता है जो हिंद महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो केरल का तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना तट या विदर्भ का तट, है ना। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत में आपके कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो दक्षिण भारत में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी जो जल के संपर्क में आने से पीली दिखती है, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। 18.6% पर लाल पीली मिट्टी पूरे भारत में फैली हुई है। तो ये आपके तमिलनाडु के जो तटवर्ती इलाका होता है, तटवर्ती इलाके में उच्च गुणवत्ता मतलब ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो तमिलनाडु के कौन से हिस्से में? ठीक है, तो किस हिस्से में हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु वाले हिस्से में, अर्थात ये तटवर्ती इलाकों में उच्च गुणवत्ता क्या होता है? उत्पादन होता है। हाँ जी, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये रहा 13वां प्रश्न की, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? अर्थात भारत विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती करता है, फिर भी मतलब उतना उत्पादन होना चाहिए था कि इतने ज्यादा क्षेत्रफल पर, क्योंकि चीन 13% पर, कनाडा और भी कम परसेंट पर, रूस और भी कम, हर चीज है ना, कोई 5% पे कर रहा है, कोई 13%, कोई 11%, कोई 9%, भारत 52% क्षेत्रफल पर कृषि कर रहा है, फिर भी मतलब वो इतना ज्यादा निर्यात नहीं कर पाता है। तो रीजन क्या है? तो ये बताना है, मतलब भारतीय जो कृषि वो पिछड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा होना, मतलब कृषि के लिए जमीन है कम और वहां पे 20-20 उनके घर वाले क्या है 10-10 है भाई, या 5-5, 3-3 मतलब चाचा सब मिला करके, तो वो मतलब थोड़े से खेती में सभी लोग लगे रहते हैं। तो ये क्या है? आवश्यकता से अधिक चाहिए थे वहां 5 और लगे हुए हैं 20, तो आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहेंगे, तो मजदूरी वगैरह इसी में से निकालेंगे। जोत का आकार छोटा होना, जब भाइयों में जब खेतों का बंटवारा होता है तो जो जोत का आकार है ये बहुत छोटा हो जाता है। अपने मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा हरदा में है जोत का आकार, ठीक है। फिर उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीकी, उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीकी अर्थात हमारे यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम कोई काम जल्दी से मशीनों से कर सकें, लेकिन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर वगैरह अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे उत्पादन उसी कारण से बढ़ गया है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी कारण मेल खा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। ये भारतीय जनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मतलब ये अक्सर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। नकदी और खाद्य दोनों शस्यों को साथ साथ बोना। देखिए मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती यदि कोई किसान करता है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने भी ये माना है। देखिए क्या होता है कि एक किसान क्या करता है, खेती करता है जब, तो खेती करने से उसका जो चारा आएगा, भूसा वगैरह और खेती के जो अपशिष्ट पदार्थ आएंगे वो कहां जाएंगे? फेंक देगा या थोड़े औने पौने दामों पे बेच देगा। तो क्या रखना चाहिए उसे? पशु रखना चाहिए। पशु रखेंगे तो जो खेती के लिए, खेती से अपशिष्ट पदार्थ आएगा या चारा वगैरह निकलेगा वो पशु खाएंगे, और पशुओं से एक तो दूध उत्पादन होगा, सेकंड पशुओं का जो गोबर होगा, मलमूत्र होगा, वो खेती के लिए जैविक उर्वरक का कार्य करेगा। तो उर्वरक नहीं खरीदना और जो दूध हुआ उसे बेच के और अपनी आय बढ़ाएगा। तो मतलब पशुपालन प्लस फसल उत्पादन, फसल उत्पादन मतलब शस्य, है ना। तो फसल उत्पादन, ये दोनों कार्यों को एक साथ करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती कहलाता है। यदि आपको फसल अच्छी नहीं हुई तो आपका पशुओं के द्वारा जो आय हो रही है उससे आपको हानि ज्यादा नहीं हो पाएगी, और किसी कारणवश पशुओं ने ज्यादा उत्पादन नहीं किया तो फसल में आपको फायदा हो जाएगा। केवल आप फसल पे डिपेंड हो, अचानक से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल हो गया कि फसल नष्ट हो गई, ओले वगैरह हो गए, तो फिर आप कहां डिपेंड रहेंगे। इसलिए आपको मिश्रित खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 या 2 से अधिक शस्यों के एक साथ, जी नहीं। पशुपालन की और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, बिल्कुल राइट, और उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 15वां है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हुई थी? चलिए
हाँ जी, आंसर देते चलिए। टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करके आए होंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे आपसे, और आप ये चिंता मत करो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड या टफ आने वाले क्वेश्चन है। लास्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा, उनको भी आपको जरूर रिवीजन करना है ताकि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए, देश में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी? तो देश में सबसे पहले चाचा नेहरू जी ने 1960 में, ठीक है, यहां पे मैप नहीं है, 1960 में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, जो उस समय क्या था, आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में डिवाइड हुआ और क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया, है ना, सन 2000 में डिवाइड हुआ था। तो क्या हो गया, जो आपका ये उत्तराखंड था, यहां के पंतनगर में, कहां पे, पंतनगर में 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी ने 17 नवंबर को एक उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसी उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में, उसके बहुत बाद में क्या कर दिया, इसका नाम बदल दिया गया, और वर्तमान में यदि आपसे नाम पूछा जाए तो इसका गोविंद वल्लभ पंत, क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? तो ये भारत के पहले जल संसाधन मंत्री थे, और इनके नाम पर कल की क्लास में बता चुका हूं कि इनके नाम पर 2 जलाशयों के नाम भी रखे गए हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर। 2 जलाशय है, एक रेहंद नदी के पीछे, एक आपके सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 60 हो जाएगा, 1960 में बनी थी, आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जी हां, चलिए बात करेंगे इस 16वें क्वेश्चन की कि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं। तो जो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? तो भारत में या कहीं पर भी एक जो सर्वे होता है, किस टाइप से होता है, तो जल की मात्रा देख करके, जल कहां पे कितना जल है, मतलब पानी की उपस्थिति क्या है, जैविक विविधता कितनी है, मिट्टी कैसी है, वहां की वर्षा कितनी होती है, हर चीजों को देखते हुए क्या हो जाता है कि यहां पर वो लोग अर्थात साइंटिस्ट जो सर्वे करते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अधिकारी, सॉइल सर्वे के अधिकारी एक पूरे भारत का क्या करेंगे, पहले सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद में वो ये बताएंगे कि यहां पर ये वाला क्षेत्र, एक ये वाला क्षेत्र, अलग अलग वर्गों में बांट देंगे, वो हो जाएंगे वर्ग। और कभी कभी क्या करते हैं, इन वर्गों के अंदर भी उन्हें विभिन्नता दिखती है तो उपवर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ग हो जाएंगे और उपवर्ग हो जाएंगे, 2 हिसाब से बांटते हैं। तो भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया, कितने, 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बात की जाए उपवर्गों की तो यहां पे 60 कृषि उप वर्गों में भारत को विभाजित किया गया है। ये दोनों चीजें आपको क्या रख लेना है, याद रख लेना है कि भारत को इकोलॉजिक क्षेत्रों में कितने बांटा गया है, तो 20 इकोलॉजिक क्षेत्रों में बांटा गया है और 60 सब इकोलॉजिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। ओके, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा अच्छे से। बात करेंगे आज के अगले क्वेश्चन की कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से। तो देखिए यहां पर जो कपास हमें प्राप्त होता है वो कहां से होता है। देखिए कपास काली मिट्टी में होता है और भारत में ऋग्वेद और मनुस्मृति में भी ये लिखा हुआ है कि जो हमारा कपास है वो कैसा है, देशज पौधा है, देशज पौधा है। देशज का मतलब देश धन जा, अर्थात जो देश में ही जन्म हुआ है। विश्व के कहीं अन्य देश में कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ तो अपने भारत में हुआ, और वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। तो कपास कैसा है, सबसे पहले कपड़ा पहनना विदेशों को या किसी भी देश को किसने सिखाया, तो वो इंडिया ने सिखाया है। सभ्यता किसने सिखाई, इंडिया ने, इसलिए विश्वगुरु कहा जाता है। तो जो कपास होता है, सूती कपड़े बनते जिससे, उसका जो रेशा प्राप्त होता है हमें तो उसके बीज से होता है। देखिए ये जो रेशा निकलता है उसमें से रुई टाइप की निकलती है, वो बीज फूटता है और रेशे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की, स्टॉक फार्मिंग क्या है। जल्दी से आंसर लगाइए, बी नंबर आपने आंसर दिया था। ओके, 18वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए, स्टॉक फार्मिंग क्या है। 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन करना, फसल की अदला बदली करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टॉक फार्मिंग, तो देखिए स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर लगाइए क्या हो जाएगा। ये पशुपालन का क्वेश्चन है, कैसा है,
पशुपालन का क्वेश्चन है, ये फसलों का कोई इससे रिलेटेड नहीं है, केवल पशुओं के प्रजनन को ही स्टॉक फार्मिंग बोलते हैं। फार्मिंग का मतलब तो कृषि है, पर जो भी आपने फार्म बनाया है वहां पे आप स्टॉक क्या रखें, पशुओं का स्टॉक रखें, तो उससे बोला जाएगा स्टॉक फार्मिंग। और केवल आप कृषि करते हैं तो वो आपका फार्म होगा, उसमें स्टॉक शब्द नहीं जुड़ा होगा। स्टॉक का मतलब है कभी गलती से आपकी फार्मिंग या कृषि से आपको कोई फायदा नहीं होता है तो स्टॉक में जो है अर्थात पशु है उनसे आपको फायदा होने वाला है। तो स्टॉक फार्मिंग शब्द का मतलब क्या है, तो पशुओं का प्रजनन या पशुओं को रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। GS 4 में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दीजिए। देखिए ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आपकी चल रही है, ये आप कंप्लीट समझ लीजिए, क्योंकि 4 से 5 क्लास में, मतलब आज 24वीं क्लास है, 6 क्लास और रहेंगी। मैं बता दूंगा नाम सभी की कि 6 क्लास रहेगी। एक आपकी परिवहन रहेगी, एक उद्योगों वाली क्लास रहेगी, एक खनिज वाली क्लास रहेगी, एक जनजातियों वाली क्लास रहेगी, और लास्ट में हम विविध पढ़ लेंगे और पूरी आपकी क्लासें हो जाएंगी, राइट। फिर तो भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? गन्ने की खेती, देखिए गन्ना सबसे ज्यादा कहां बोया जाता है, तो गन्ना बोया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहां बोया जाता है गन्ना, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, क्योंकि शक्कर उत्पादन में अर्थात चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, तो वो होता है आपका यूपी में। चीनी सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वो आपके यूपी में होती है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर आपकी कहां पे होती है, तो फिर आपकी महाराष्ट्र में होती है, और फिर आपकी होती है तो वो आपकी कर्नाटक में होती है। इस टाइप से ये आपको याद रखना है। चीनी उत्पादन में सबसे आगे टॉप यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो इससे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा गन्ना होगा तभी तो चीनी होगी। और गन्ने का जो अनुसंधान केंद्र है या गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र तो है आपका चीनी, ऐसा लिख के आएगा। चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप लगाएंगे क्या, कानपुर। क्या लगाएंगे आप, कानपुर। लेकिन गन्ना का जो प्रजनन केंद्र है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है, तो फिर आपका आंसर होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु का, राइट। बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका टॉप नंबर पे यूपी। सेकंड नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका एमपी नहीं आता है, थर्ड नंबर पे आएगा आपका कर्नाटक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ चुका है, गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। पिछला क्वेश्चन है 2013 में, हटा दीजिए, अभी भी वही है, कोई अभी रिपोर्ट बदली नहीं, 2017 की रिपोर्ट में भी वही है। राज्यों का सही अवरोही क्रम है कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अरे ये क्वेश्चन मैं जस्ट पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो गन्ना उत्पादन राज्यों का सही क्रम क्या हो जाएगा मित्र, तो गन्ना उत्पादन में सबसे टॉप पे आपका उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाएगा। तो चूंकि एक चीज और यहां से याद रख लेना कि सबसे ज्यादा शक्कर का उत्पादन कौन करता है, तो वो यूपी, और फिर उत्पादन कौन करता है, तो महाराष्ट्र, और फिर उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक। याद रख लेना, ये आपका सही अवरोही क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम है। बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, इंपोर्टेंट है, जल्दी से लगा दीजिए आंसर, क्योंकि रिवीजन बहुत स्पीड से हो रहा है। ऐसे ही चलती रहेगी क्लास, जल्दी से 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। गन्ने के प्रजनन का कार्य कहां पर किया जाता है, सॉरी ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लखनऊ में नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ में जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन से हैं, वनस्पति अनुसंधान केंद्र प्लस विष अनुसंधान केंद्र और औषधि अनुसंधान केंद्र। अर्थात विष भी वहीं से बनता है और औषधि भी वहीं पर बनाई जाती है। जहां पे विष होगा, पहले विष बनाएंगे जहर बनाने के लिए, और फिर उस जहर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, औषधि भी बनाते हैं लखनऊ में, ठीक है। श्रावस्ती तो आपको पता ही है कि श्रावस्ती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश का शहर है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का जो शहर है, शाहजहांपुर भी उत्तर प्रदेश का शहर है, शाहजहां ने इसको बसाया था। बात करेंगे इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका राइट आंसर होगा वो कोयम्बटूर होगा, क्योंकि कोयम्बटूर में गन्ना की अलग अलग प्रजातियां निकाली जा रही हैं। कोयम्बटूर में गन्ना के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है और उच्च गुणवत्ता वाला गन्ना यहां से पैदा किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले क्वेश्चन की, 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। भारत में सोयाबीन की अग्रणी उत्पादकता कौन सा राज्य है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। बात करेंगे यदि सोयाबीन की, तो आपको तुरंत समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोया स्टेट किसे कहा जाता है, तो वो हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सोया स्टेट, तो वो हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो सोयाबीन है
वो अन्य शहरों की अपेक्षा 56% अकेले मध्य प्रदेश इसका उत्पादन कर लेता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो वो होता है मालवा वाले क्षेत्र में, जिसमें आपका उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा में थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे रतलाम हुआ, झाबुआ, यहाँ पे रतलाम वगैरह हुआ। तो मालवा में सबसे ज्यादा, सीहोर है, देवास है, भोपाल तक सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है। सेकंड नंबर पे कहां होता है, तो वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे कहां होता है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको मतलब 5.7 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करता है आपका मध्य प्रदेश अकेले। बाकी का 4.79% से भी ज्यादा का उत्पादन कौन कर लेता है, महाराष्ट्र। सॉरी, 4.79 मिलियन टन कौन करता है, महाराष्ट्र। 5.7 मिलियन टन कौन करता है, आपका मध्य प्रदेश। राइट। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पर मार्क नहीं चाहिए। ओके, क्वेश्चन पर मार्क ना करें, इससे आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ओके, जिप्सम की अधिक आवश्यकता होती है। जिप्सम की अधिक आवश्यकता होती है। जिप्सम की आवश्यकता कब होती है, मिट्टियों वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। जिप्सम क्या करता है कि जिप्सम, जब कोई भी भूमि आपकी कैसी है, क्षारीय है, तो वहां पर आप जिप्सम का यूज करते हैं। जिप्सम कैसा, सीमेंट के साथ निकलता है ना, सीमेंट वगैरह जो है चूना से बनता है, सीमेंट और जिप्सम से। तो जिप्सम क्या करता है कि भूमि की क्षारीयता को खत्म कर देता है। भूमि यदि कैसी है, बेस बन चुकी है, क्षार हो चुके हैं उसमें, तो उसकी क्षारीयता को खत्म कर देगा और अम्लीय बनाता है। तो यहां पर यह आपको पता होना चाहिए कि धान की फसल, बरसीम की फसल, गेहूं की फसल या मूंगफली की फसल में से किस फसल में अम्लीयता चाहिए होती है, कौन सी फसल अम्लीयता वाली मिट्टियों में अच्छी होती है। ठीक है, तो यहां पर यह आपसे क्वेश्चन किया गया। देखिए क्या होता है, शुष्क खेती में क्या होता है, शुष्क जहां पानी की कमी होती है वहां पर आपकी हो जाएगी कौन सी, पानी की कमी होगी तो धान तो कभी हो नहीं सकती। बरसीम की फसल भी नहीं हो सकती, बरसीम एक चारा है। ठीक है, गेहूं की फसल, गेहूं में कम से कम 6 सिंचाई होना चाहिए, 6 नहीं है तो कम से कम 4 तो मालवा वाले क्षेत्रों में ही होना चाहिए, क्योंकि मालवा में काली मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी जल धारण क्षमता अधिक रखती है। लेकिन मूंगफली की किस्म कैसी है, इसमें पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, और जिप्सम यदि इसमें डाल दोगे तो ये अम्लीयता चाहती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मूंगफली आपकी देखने को मिल जाएगी। ये रही आपकी मूंगफली। राइट, तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है यहां पे आ चुका है, 24वां है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इरी रेशम असम, मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सहतूत रेशम झारखंड या टसर रेशम कर्नाटक प्रदेश। तो देखिए जो ये रेशम है इसमें से ये समझ लीजिए मूंगा रेशम है। मूंगा रेशम कैसा है, मूंगा रेशम में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत को एकाधिकार प्राप्त है, अर्थात विश्व के कहीं पर भी आपको मूंगा रेशम देखने को नहीं मिलेगा, या फिर होगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में होगा। और मूंगा रेशम जो है हमारे भारत में असम 92% जितना भी हमारे भारत के अंदर मूंगा रेशम होता है, अकेले असम क्या कर लेता है, 92% से ज्यादा असम में मूंगा रेशम होता है। रेशम की ये किस्में हैं, कीट पाले जाते हैं जिनसे रेशम बनता है। और जो सहतूती रेशम है, तो सहतूती रेशम क्या होता है, जापान सबसे ज्यादा टॉप नंबर है सहतूती रेशम, सहतूती कीड़े पाल के सहतूती रेशम बनाने में जापान का सबसे टॉप नंबर है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक में सहतूती रेशम होता है। तो झारखंड वाला आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मूंगा वाला आपका अरुणाचल गलत हो जाएगा। फिर बात करेंगे मूंगा कहां होता है, तो असम की मैं बोल चुका हूं कि असम में करते हैं। फिर कहां होता है, तो आपका इरी रेशम, इरी रेशम कहां पर है, इरी रेशम ये कहां पे होता है, असम में ही होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और टसर रेशम जो है वो आपका कहां पे हो जाएगा, तो टसर रेशम आपका झारखंड में होता है। कहां होता है, झारखंड में होता है। तो यहां पे आपकी ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर सही कौन है, आपका रेशम है। ठीक है, समझ में आ गया। इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है कि असम में क्या होता है, मूंगा होता है, और असम में ही इरी रेशम होता है। लेकिन सहतूत रेशम झारखंड में होता है, टसर रेशम कर्नाटक में होता है। ये रेशमी साड़ी वगैरह वस्त्र जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक बनाता है, याद रखना। भारत में सबसे ज्यादा रेशमी वस्त्र कौन बनाता है, कर्नाटक। चलिए बात करेंगे आज के अगले क्वेश्चन की। 25वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जल्दी से लगा दीजिए आंसर। क्या लगा रहे हैं आप लोग, आंसर लगाते चलिए, फटाक से आंसर लगाइए। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा क्षेत्र है, सबसे बड़ा कहवा का उत्पादक कौन सा है। कहवा मतलब कॉफी, जिसमें कहवा
भारत में दो टाइप का कहवा होता है, एक तो होता है अरेबिका किस्म का, एक होता है रोबस्ता किस्म का। तो जो अरेबिका किस्म का कहवा होता है, अरेबिका, ये सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व की बात करें तो विश्व में तो ब्राजील कहवा की मंडी कहलाती है ना, साओ पाउलो कहवा मंडी कहा जाता है साओ पाउलो को। लेकिन सेंटास बंदरगाह सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन, सबसे ज्यादा कहवा का निर्यात करने के कारण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉफी बंदरगाह। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम सारे क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। भारत में जो सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन है वो केवल अकेले अपने दम पर कर्नाटक 70% से भी ज्यादा कहवा अकेले उत्पन्न करता है कर्नाटक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहुत कम, मतलब आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, केरल और तमिलनाडु में कम पैमाने पर कहवा की खेती की जाती है, क्योंकि उसके बाग लगाए जाते हैं, बागानी कृषि है कहवा। कहवा मतलब कॉफी, राइट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन है, तो अरेबिका, याद रखना। सेकंड क्वालिटी का है तो अपने भारत में जो होता है रोबस्ता। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किस चीज का उत्पादन करता है, चाय का करता है, अनाज का करता है, पेट्रोलियम या पेट्रो रसायन। तो ये दो जो है आपके नीचे ये वाले सी और डी, जो दो ऑप्शन आपको दिए गए, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन। यदि पेट्रोलियम हमारे यहां इतना निकलता होता कि हम अपनी आवश्यकता जितनी है उससे अधिक उत्पन्न कर रहे होते, तो आज पेट्रोल का जो रेट चल रहा है 85, 83 इस टाइप का जो रेट चल रहा है, इतना हाई रेट नहीं होता। ठीक है। बात करेंगे अनाज की, तो अनाज में क्या होता है, अनिश्चितता है। कभी कभी तो अनाज इतना हो जाता है कि हमारी आवश्यकता से अधिक हो भी जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। बात करें यदि चाय की, तो चाय भारत में इतनी उत्पादित होती है और भारत के लोग पीते भी बहुत हैं। यदि भारत में इसकी खपत कम हो जाए तो भारत की चाय विश्व में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली चाय होगी। लेकिन जो आपका श्रीलंका है, यहां पर ये चाय का उत्पादन बहुत कम करता है, क्योंकि वहां के लोग वहां चाय पीने के आदी नहीं, इसलिए निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है, तो वो आपका श्रीलंका। ठीक है। तो भारत से ज्यादा निर्यात कौन कर लेता है, श्रीलंका। चीन में इसका जन्म हुआ था, चीन में क्या हुआ था, जन्म हुआ था चाय का। चीन में खेती शुरुआत हुई थी चाय की, और चीन में ही सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। लेकिन भारत भी इसका इतना उत्पादन करता है कि विश्व में चौथे नंबर का देश है सबसे ज्यादा चाय की को निर्यात करने वाला। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है 27वां आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो रबर में क्या हो जाएगा, रबर कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कैसा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आता है रबड़, सिनकोना, ठीक है, चंदन वगैरह के वृक्ष, ये सब कैसे आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार वन आपको कहां मिलने वाले हैं, जहां पे ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, कहां पे, जहां पे ज्यादा वर्षा होगी। तो ज्यादा वर्षा कहां होती है, तीन क्षेत्रों में होती है। एक तो होती है केरल में, एक होती है आपको यहां पर मेघालय वगैरह में, एक होती है हिमालय की मध्य भाग में। ठीक है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका केरल का जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, यहां पर क्या होता है, पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, क्योंकि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, गर्मी का क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अर्थात यहाँ गर्मी भी है और यहाँ पानी भी है। जब दोनों चीजें होती हैं तो वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसलिए केरल अकेले सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है रबर का, लेटेक्स का, जिसमें 87% से ज्यादा यहां पर रबर के वृक्ष मिलते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया की बात की जाए, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये तो टॉप नंबर पे है। थाईलैंड के बाद में आपका इंडिया जो आता है तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। ओके, सी इज राइट। बारिश हो रही है, आपके यहां हो रही होगी, पर यहां जहां हम हैं वहां नहीं हो रही है बारिश। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन होता है। तो तंबाकू क्या है, तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, चीन में होता है, भारत में भी होता है तंबाकू का काफी उत्पादन, लेकिन तंबाकू का 1/3 मतलब 40% से भी ज्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन करता है, तो तंबाकू का उत्पादन करता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और तंबाकू में एक सबसे प्रसिद्ध क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया की जाती है, क्यूरिंग क्रिया। क्यूरिंग क्रिया क्या कहलाती है, तो तंबाकू की पत्तियों को छांव में सुखाते हैं। कहां सुखाते हैं, छांव में।
ताकि उनमें रंग और गंध बढ़ जाए, अच्छा सा स्वाद आ जाए उसमें, उसकी गंध बढ़ जाए, उसका रंग भी अच्छा सा रहे, हरा रहे, क्योंकि धूप में सुखाओगे तो रंग खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कैसी होती है, हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें निकोटिन नाम का जो जहर होता है वो आपके दांतों को सड़ा सकता है, आपके मसूड़ों को सड़ा सकता है, और ये माउथ कैंसर का आपको शिकार बना सकता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, क्यूरिंग क्रिया के द्वारा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की तंबाकू बनती है, और इसका जो यूज है दवाइयों में होता है, जहर को मारने वाले कीटाणुओं के रूप में, कीटाणुओं को मारने वाले जहर के रूप में इसका यूज होता है। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जी हां, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, वेरी गुड। चलिए, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो जल्दी से लगाइए, बीतल, काली बंगाली, जमुना पारी या बारबरी। यहां बारबरी लिखा है, उसका वास्तविक नाम होता है बरबरी। जल्दी से लगाइए आंसर, क्योंकि जो आप काली बंगाली यदि लगा रहे हैं तो काली बंगाली कैसी होती है, मांस उत्पादन के लिए बेटर होती है, और ये बंगाल में होती है, काले कलर की होती है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बीतल जो है आपकी, ये भी मांस वाली और भार डोने वाली जो नस्ल है वो है आपकी बीतल। जमुना पारी है, ये मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है, प्लस ये दूध उत्पादन में सबसे टॉप है। जमुना पारी कैसी है, दूध उत्पादन में टॉप है। बरबरी भी दूध उत्पादन करती है, लेकिन जमुना पारी से ज्यादा नहीं करती है। जमुना पारी जो नस्ल दिख रही है आपको बड़े कान की नस्ल होती है। कैसी, बड़े कानों वाली नस्ल होती है, इसके ऊपर सींग वगैरह नहीं होते हैं, और ये एक दिन में 2.5 से 3 लीटर तक दूध देती है। ठीक, कितना दूध देती है, 2.5 से 3 लीटर तक दूध देती है। आपको याद रखना है, जमुना पारी जो नस्ल है बहुत महत्वपूर्ण है। जमुना पारी, जमुना पार उत्तर प्रदेश में रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है। देखिए, जल्दी से आंसर लगाइए, फिर आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट बताना है कि आपको क्या करना है, कितने चीजें और इसमें से पढ़ना है, बाकी आपका रिवीजन अच्छा हो गया। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ। देखिए, 1965 के बाद, मैं पहले आपको क्या बता चुका हूं कि 1965 के बाद जैसे ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में कार्यक्रम चलाए गए, और ऑपरेशन फ्लड योजना फर्स्ट और सेकंड 91-92 के तहत चलाई गई। तो क्या हुआ, ऑपरेशन फ्लड योजना जो चली उससे क्या हुआ, दुग्ध क्रांति आ गई, अर्थात दूध का जो विस्तार, दुग्ध उत्पादन जो हमारे भारत का निम्न स्तर पर था, हमने हाइब्रिड किस्म की या हाइब्रिड नस्लें उत्पन्न कर ली, है ना। कहीं बाहर से हमने सांड वगैरह मंगाए, बाहर से हमने अच्छी किस्म की गायों को आयात किया, और उससे हमारे भारत का दुग्ध उत्पादन इतना बढ़ गया कि विश्व में सबसे टॉप नंबर पे, लगभग 124 मिलियन टन के साथ टॉप नंबर पे। सेकंड पे अमेरिका 91-92 मिलियन टन के हिसाब से सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका चीन 42 मिलियन टन वहां पे उत्पादन होता है। चलिए, तो ये तो हो गई आपकी क्लास की बात। नेक्स्ट बात करें यदि नेक्स्ट क्लास की, तो ये रहे आपकी भारत के प्रमुख खनिज और संसाधन। यहां से एमपीपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। और फिर ये कोर्स यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और एफएलटी के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल एसएमएस कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी ये 3 क्लासें चल रही हैं, इसमें अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिर खेलकूद पढ़ने वाले हैं, विविध वगैरह भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ इतिहास की क्लास आपकी चल रही है, फिर आप सूचना प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एमपी पढ़ चुके हैं, राज्य व्यवस्था अभी आप पढ़ रहे हैं, अधिनियम और पर्यावरण पढ़ेंगे। देखिए, चूंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताने वाला था कि जो हमने अभी कृषि को पढ़ लिया है, तो कृषि में आपको क्या करना है, इसमें कृषि में वैज्ञानिक नाम देख लीजिए। क्या कर लेना है आपको, वैज्ञानिक नाम देख लेना है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। क्या कर लीजिए आप, वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, वैज्ञानिक नाम। फिर कृषि की क्रांतियां, जैसे गोल क्रांति किसे कहते हैं, भूरी क्रांति किसे कहते हैं, अंडा उत्पादन की क्रांति कौन सी होती है, रजत क्रांति कौन सी है, स्वर्ण क्रांति, या फिर आपकी इंद्रधनुषी क्रांति में सारी क्रांतियां आ जाती हैं। तो कृषि की क्रांतियां, कृषि की विधियां, कृषि की विधियों में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, किसका अध्ययन होता है, ठीक है।
एंथोलॉजी क्या है, तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा आपका। इस टाइप से उसमें भी एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन। तो कृषि की विधियां अलग, कृषि की क्रांतियां अलग, वैज्ञानिक नाम अलग, और जिस फसल का जहां पर उत्पादन हुआ सबसे पहले अर्थात जन्म स्थान, ये जरूर याद रख लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कि सारांश में थोड़ी सी कंटेंट याद रख लेना है, जो अभी वर्तमान में जैसे 2017-18 में जो रिपोर्टें आई हैं टॉप नंबर पे कौन है। तो बस बाकी का आपका रिवीजन हो गया है, इतने में ही आपका ये कृषि के रिलेटेड आपका चैप्टर पूरा था। वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे थे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल 6 बजे उपस्थित हो जाना क्योंकि कल हम भारत के महत्वपूर्ण चैप्टर खनिज संसाधनों को पढ़ने वाले हैं। लोहा से लेकर के लोहा, तांबा, सारे मैग्नीज वगैरह सारे के सारे भारत में कहां पे कौन सी खदान है, ये आप पढ़ के आइए अच्छे से, और रिवीजन में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए इस टाइप से आप मेहनत कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।